तक तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि 22 सितंबर से जब आप शॉपिंग करने जाएंगे तो आपकी जेब थोड़ी सी कम ढीली होगी। किचन का सामान खरीदेंगे तो सस्ता मिलेगा, कपड़े खरीदेंगे तो वो सस्ते मिलेंगे। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर आप इंडस्ट्री वाले हैं तो जीएसटी के तहत रिटर्न फाइल करना, रजिस्ट्रेशन कराना, रिफंड पाना ये आसान होगा। और सिर्फ इंडस्ट्री वालों के लिए नहीं, ट्रेडर हैं, दुकानदार हैं या फिर बिजनेसमैन हैं, तो वहाँ भी आपको एक राहत मिलेगी। इसी वजह से कहा जा रहा है कि जीएसटी में जो रिफॉर्म किया गया है वो अब तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म में से एक है। यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि जब जीएसटी की बात की गई थी, कॉन्सेप्ट रखा गया था, उस वक्त जो जीएसटी की तस्वीर खींची गई थी, शायद उस तस्वीर को अब साकार किया गया है। लेकिन ये राहत, ये जेब कम ढीली होगी या फिर जीएसटी ज़्यादा आसान हो गया है, वो किस हद तक हुआ है और जो हम बातें कर रहे हैं उसमें क्या कोई फाइन प्रिंट्स भी है क्या? आज आवाज़ अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और चर्चा में शामिल होंगे हमारे साथ विशेष मेहमान सीबीआईसी के पूर्व चेयरमैन विवेक जौहरी साहब हैं। सीबीआईसी, जी हाँ, वही डिपार्टमेंट है जो कि जीएसटी की सारी चीज़ों को काफ़ी करीब से देखता है। डेलोइट इंडिया के पार्टनर एमएस मणि साहब हैं, जो जीएसटी जब से बनना शुरू हुआ था, जब से जीएसटी पर मैंने चर्चा शुरू की थी, तब से इनसे संपर्क में हूँ और सरकार को भी पता चला है, कुछ सलाह मशवरा देते हैं और इंडस्ट्री को भी देते हैं। तो जीएसटी को बड़ा बारीक से समझते हैं एमएस मणि साहब। बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर ए के भट्टाचार्य जी हैं, जो पूरे आर्थिक सुधार के कई सारे स्टेज को इन्होंने देखा है और अब जीएसटी रिफॉर्म के स्टेज को देख रहे हैं काफ़ी करीब से। इनसे समझेंगे कि ये किस तरह से पूरी इकोनॉमी पर असर डालेगा। और जब जीएसटी में रिफॉर्म की बात हुई ना, तो सबसे ज़्यादा जिस बात की चर्चा लोग कर रहे थे या फिर सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली जो खबर थी वो है कि कार कितनी सस्ती होगी, कौन सी कार सस्ती होगी, कौन सी कार लूँ कि नहीं लूँ, कब लूँ कि अभी लूँ कि बाद में लूँ। ये इतने सारे कन्फ्यूजन थे, तो हमने रिक्वेस्ट किया तो वेंकटेश गुलाटी साहब हमारे पास जुड़ रहे हैं, जो कि फेडरेशन ऑफ ऑटो डीलर एसोसिएशन के हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आगे चल के शो में दो और खास मेहमान जुड़ेंगे, मर्सिडीज के एमडी एंड सीईओ संतोष अय्यर साहब, क्योंकि बड़ी गाड़ियों पे जीएसटी उतना ही नहीं रहा है, बढ़ा नहीं है, बल्कि बड़ी गाड़ियों पर, लग्जरी कारों पर जीएसटी कम हो गया। तो संतोष अय्यर साहब से पूछें कितना फ़ायदा आप देने वाले हैं कंज्यूमर को। और एक और चीज़, इंश्योरेंस पॉलिसी पर जीएसटी बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है, तो ये पॉलिसी धारक के लिए कितनी बड़ी खबर होगी। पॉलिसी बाजार में जनरल इंश्योरेंस के चीफ मैनेजर, चीफ बिजनेस ऑफिसर होंगे अमित छाबड़ा साहब, ये भी जुड़ेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल 4 मेहमानों से हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत में विवेक जौहरी साहब आपसे करूंगा, चूँकि मुझे याद है आप वित्त मंत्रालय में तब से थे जब ये जीएसटी की संकल्पना की गई थी, एक इमेजिनेशन किया गया था जीएसटी आइडियली ऐसा होना चाहिए था। हालांकि कुछ इफ एंड बट्स थे, तो शुरू में शायद वैसा ना हुआ हो। तो मैं क्या ये मानूं कि जिस टाइम में आप लोग जीएसटी को कंसेप्टलाइज कर रहे थे, कंसेप्ट के लेवल पे जीएसटी को लाए थे, और अब जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है वाकई वही है जो एक आइडियल जीएसटी होना चाहिए? नमस्कार लक्ष्मण जी, और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जी हाँ, अब जो जीएसटी की तस्वीर उभर कर आई है कल के अनाउंसमेंट्स के बाद, वो जो कल्पना करी गई थी जीएसटी की, उसके काफ़ी करीब है। ऑफ कोर्स उस वक्त भी विशेषज्ञों का ये कहना था कि जो आइडियल जीएसटी है उसमें सिर्फ एक सिंगल रेट होना चाहिए और टैक्स बेस पूरा विस्तृत होना चाहिए, ताकि जीएसटी का कलेक्शन आसान हो और कंप्लायंस भी आसान हो। मगर हमें मालूम है कि हमारे देश में सिंगल रेट एक पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो फ्रॉम अ प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू मेरे ख्याल से जो रेट्स का ढांचा अब बना है और जीएसटी काउंसिल ने जिसको कल सहमति दी है, वो काफ़ी आइडियल है और उससे काफ़ी क्लीन अप हुआ है जो रेट स्ट्रक्चर है। जो अभी तक इतनी क्लासिफिकेशन को लेकर इतने जो झगड़े चल रहे थे, डिस्प्यूट्स चल रहे थे, कोर्ट केसेस भी थे, अलग-अलग राज्यों से अलग-अलग एडवांस रूलिंग्स मिल रही थी टैक्स पेयर्स को, वो सब काफ़ी हद तक दे विल बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट, क्योंकि रेट्स में कमी करने के अलावा जो एक बहुत बड़ा कार्य इस वाले रिफॉर्म में हुआ है वो ये कि जो एक तरह के या एक क्लास के या एक श्रेणी के गुड्स हैं, उनको एक साथ और एक ही रेट पर रखा गया है। सबसे बड़ा उदाहरण इसका फूड प्रोसेसिंग और प्रोसेस्ड फूड्स का है, जिनमें आपको याद होगा कि पिछले वर्षों में काफ़ी चर्चा में रहे वो, क्योंकि रोटी, जैसे एफएम ने भी बताया, रोटी पर अलग-अलग, रोटी, पराठा, ब्रेड्स, इस पर अलग-अलग रेट्स थे।
इसी तरह पॉपकॉर्न्स पर अलग अलग रेट्स थे डिपेंडिंग ऑन उसमें नमक है या उसमें चीनी है। तो इन सबको अब काफी सरल कर दिया गया है, सबके सब एक ही रेट पर 5% के रेट पर, चाहे वो कितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हो, नमकीन हो, चॉकलेट्स हो या पास्ता, इस तरह की चीजें सबको 5% पे लाया गया है। तो अब ये झगड़े काफी हद तक खत्म हो जाएंगे। इसी तरह से काफी सेक्टर्स में ब्रॉडबैंडिंग करी गई है रेट्स की, जिनसे जो करदायक हैं उनको भी सहायता मिलेगी और उनके लिए समझना आसान होगा, और जो ग्राहक हैं उनको तो काफी रिलीफ मिला ही है। इसमें एक चीज़ मैं जौहरी साहब आपसे समझूंगा, इसके बाद में फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा कि जब जीएसटी लागू किया जा रहा था तब उस टाइम क्या बंदिशें थी या फिर क्या मजबूरी रही होंगी, क्या लिमिटेशंस थे कि हमें इस तरह से क्लासिफिकेशन करना पड़ा था, अलग अलग रेट रखने पड़े थे। अब हालात क्या बदल गए कि हम इस सिंप्लीफिकेशन को साकार कर पाए? देखिए, 2 कारण थे। एक, जब जीएसटी लाया गया था उस वक़्त जो पूर्व उसके जो तंत्र था टैक्सेस का, जिसमें कि सर्विस टैक्स, वीएटी, सेंट्रल एक्साइज़, ये सारे अलग-अलग टैक्सेस थे। उनमें जो रेट्स लागू थे इन गुड्स पर, उनका संकलन करके ये पता किया गया था कि उन पर टैक्स इंसिडेंस जीएसटी के पहले कितना था। और फिर जब रेट्स डिटरमिन करे गए तो उसी हिसाब से उनको अलग-अलग कैटेगरीज़ में रखा गया। तो वो जो मूवमेंट था वो हिस्टोरिकल था। माने जो टैक्स इंसिडेंस, एक्साइज़ ड्यूटी, वैट वगैरह को मिलाकर जो टैक्स इंसिडेंस आ रहा था, उसके करीब जो भी जीएसटी रेट था, वो निर्धारित करा गया, क्योंकि हम रेवेन्यू न्यूट्रल रेट की बात कर रहे थे उस वक़्त। और राज्यों का और केंद्र दोनों का ये मानना था कि जीएसटी लाने से रेवेन्यू में इमीडिएटली कोई कमी नहीं आनी चाहिए, और उसके बारे में सब काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यू रखते थे उस वक़्त। तो एक कारण तो ये था। दूसरा कारण, उस वक़्त तो ये क्लासिफ़िकेशन हो गया, मगर आपको याद होगा कि एक बड़ा रिफ़ॉर्म रेट्स में अक्टूबर 2017 में ही हुआ था, जिसमें काफ़ी कमी आई थी रेट्स में, और काफ़ी गुड्स को रिक्लासिफ़ाई किया गया था। ख़ास करके जो 28% की दर पे थे, उनको 18% पे लाया गया था। लेकिन उसके बाद एक कारण जिसकी वजह से ये रिफ़ॉर्म जो है वो टलता रहा, अगर मैं वो शब्द यूज़ करूँ, तो ये था कि रेवेन्यू स्टेबिलिटी के लिए का भी इंतज़ार था। और शुरू में आपको याद होगा कि काफ़ी चिंता थी राज्यों में भी और केंद्र में भी कि रेवेन्यू डिस्टेबलाइज़ नहीं होना चाहिए, और कुछ कारण ऐसे बने कि शुरू के वर्षों में जब जीएसटी आया, तो रेवेन्यू स्टेबिलिटी नहीं आ पाई थी। अब एक ऐसा मौका आया है जब कई वर्षों से, 2-3 वर्षों से हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू काफ़ी स्टेबलाइज़ हो गया है, टैक्स बेस इन टर्म्स ऑफ टैक्स पेयर्स काफ़ी बढ़ गई है, और इसलिए ये सोचा गया, इस पर काम तो 1.5-2 साल से चल रहा है, मगर अब सोचा गया कि अब ये सही वक़्त है जब हम ये इस तरह का रिफ़ॉर्म ला सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये 2 कारण थे, जो अभी तक इस कि पर ये ये जीएसटी को सुधार नहीं लेके हुआ। एक कंफर्ट आ गया और जीएसटी को लेके एक भरोसा सारे स्टेक होल्डर्स के बीच में आ गया, इसलिए रिफॉर्म लिया गया। ए.के. भट्टाचार्य साहब, ये रिफॉर्म ऐसे समय में किया गया है जब अर्थव्यवस्था में कई सारी चुनौतियां थी, बहुत हद तक चुनौतियां बाहरी कारणों से थी, घरेलू कारणों में भी निवेश को लेकर चुनौतियां थी, डिमांड कैसे बढ़ाया जाए इसकी चुनौती थी। तो आपको क्या लगता है कि एक तीर से, जीएसटी रिफॉर्म वाले एक तीर से कई सारे निशाने साधने की कोशिश यहाँ पे की गई है, और हाँ तो कितनी सफल होगी? देखिए, जो किया गया है ये तो कोई दो राय नहीं है। ये बहुत सारे वैश्विक और भारत के अंदरूनी जो चैलेंजेस, जो इकोनॉमी में डिमांड रिवाइवल की चैलेंजेस जो आ रही थी, उसके उसके लिए ये एक्सपेडाइट हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तरफ देखिए, अगर जो ट्रम्प साहब का टैरिफ को आपको भूलना नहीं चाहिए। ट्रम्प साहब के टैरिफ से जो जीडीपी में जो जो एक धक्का पहुंचेगा, मैं समझता हूं कि इस जीएसटी के जो रेट रैशनलाइजेशन, रेट रिडक्शन, क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स को कम करना, उससे हालांकि ओवरऑल साइज ऑफ द जीडीपी में कोई वो नहीं आएगा, पर इससे जरूर इसका जो इम्पैक्ट जो होगा वो थोड़ा बहुत संभल लेंगे। तो ये तो पहली बात है। दूसरी बात ये है कि आप ये मत देखिए कि
पिछले फरवरी में जो बजट में इनकम टैक्स रिलीफ हुआ, 12 लाख तक इनकम का कोई अब रिबेटेबल इनकम टैक्स बन गया है। तो एक सरकार का एक, अगर आप नीतिगत तरीके से देखें कि किस तरह से कॉमन मैन को और टैक्स की जो बर्डन्स हैं उसको कमी मिले, और मैं समझता हूं कि जो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो और भी ज्यादा इम्पैक्ट होती है। हालांकि जो डायरेक्ट टैक्स जो है सिर्फ ऊपर के वर्ग के लोगों को ही इम्पैक्ट होती है, पर इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये सब तरह के लोगों को, क्योंकि ये एक गरीब इंसान और एक अमीर इंसान दोनों ही जो एक नॉर्मल जो चीज को कंज्यूम करते हैं, तो दोनों तरफ से आप देखें तो इसका एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं समझता हूँ डिमांड रिवाइवल भी होगा, थोड़ी बहुत डिस्प्यूट आ सकती है जिससे कि कितना पास ऑन करें जो रिड्यूस ड्यूटीज का, पर ओवरऑल जो स्ट्रक्चर जो है एक दिशा में जारी है कि पहले अगर 5 रेट थे, अब 4 रेट में आ गए हैं। अगर हम जीरो को अगर इंक्लूड करते हैं कि 0, 5, 18 और 40 में आ गए हैं। पहले हमारे पास 0, 5, 12, 18, 28 थे। एक जरूर रिफॉर्म की दिशा में है, पर मैं आपको मैं ये कहता हूं, हाँ जी, एक चीज मैं आपको कहूंगा मैं पहले इसमें कि ये जो रिफॉर्म जो हुआ है, इस रिफॉर्म से हमें ये देखना है कि सिर्फ ये रेट क्लासिफिकेशन रिफॉर्म ही नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो था उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार आया है। तो इन्वर्टेड, अभी जौहरी साहब ये कह रहे थे, जौहरी साहब ये कह रहे थे कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हो या फिर प्रोसीजरल चीज जो वो बहुत बड़ा एक रिफॉर्मिस्ट है। तो मैं समझता हूँ, और क्या होना और भी चाहिए था वो शायद हम दूसरी दफा में बात करेंगे। बिल्कुल, तो उस पर भी मैं आऊँगा आपके पास सवाल लेकर के। लेकिन एक जो बात आपने कही भट्टाचार्य साहब, वो मेरे दिल के बड़ा करीब था कि जितना रेट घटाया गया है उतना रेट पास ऑन करेंगे क्या? हर कोई यही जानना चाहता है कि जब हम कहते हैं कि इस प्रोडक्ट पे 12% से जीएसटी घट करके 5% हो गया, एमएस मणि साहब, तो क्या मानो कि वो सीधा सीधी हमारे दाम पे उतने का असर पड़ जाएगा कि नहीं, इसमें किंतु परंतु रहेगा? या फिर जब हम कहते हैं कि इस प्रोडक्ट पे जीएसटी खत्म कर दिया गया तो 12% था या 5% था, क्या वो बिल्कुल हमारे दाम पे उतना ही का असर पड़ जाएगा या फिर नहीं, कुछ है इसमें पेंच? इसमें कोई पेंच नहीं है और कोई दो राय नहीं है लक्ष्मण जी, और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो जो प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी के रेट की कटौती हुई है, चाहे वो 12 से 5 में हो या 5 से एग्जेम्प्ट हो या 12 से एग्जेम्प्ट हो, उसका जो बेनिफिट है वो डेफिनेटली कंज्यूमर को मिलेगा। हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि इसमें छोटा मोटा टाइमिंग का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि सारे बिजनेसेस में उनके पास में अभी पाइपलाइन स्टॉक है, एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है, वेयरहाउस में, गोदाम में उनके माल हैं, तो उनको उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री उनका जो पाइपलाइन स्टॉक रहता है वो अलग अलग लेवल का रहता है। कहीं पर 7 दिन का रहता है, कहीं पर 40 दिन का रहता है। तो जो पाइपलाइन स्टॉक है उसको क्लियर करने के लिए शायद थोड़ा सा वक्त लगे, कुछ दिन लगे उसमें या कुछ हफ्ते लगे, पर एक तो है कि इंडस्ट्री के इंटेंशन के पर्सपेक्टिव से कोई दो राय नहीं है, और कोई बड़ी कंपनी, कोई मैन्युफैक्चरर ये नहीं कह रहा है कि हम जीएसटी का एंटायर इंपैक्ट पास ऑन नहीं करेंगे, वो 100% पास ऑन करेंगे। दूसरा है कंज्यूमर की तरफ से, जो सरकार ने जो विज्ञापन निकाला था आज के सारे बड़े बड़े अखबारों में, उसके बेसिस पे कंज्यूमर भी काफी जागृत हो गया है आज से ही। और मैं तो सुन रहा था कि हालांकि ये जो चेंजेस है ये विद इफेक्ट फ्रॉम 22 सितंबर है, बहुत से कंज्यूमर्स आज ही जाके दुकान में पूछने लगे हैं कि भैया जीएसटी का रेट कम हो गया, प्राइस क्यों कम नहीं हुआ है। तो कंज्यूमर्स तो बहुत सतर्क हैं, क्योंकि आज का जो मीडिया ब्लिट्स था जो हमने देखा सारे अखबारों में फ्रंट पेज पे, उसने कंज्यूमर को सतर्क कर दिया है। और आज की तारीख में हमारे जो कंज्यूमर्स हैं इंडिया में सारे प्रोडक्ट्स के, वो बहुत एवॉल्व कंज्यूमर्स हैं। वो कंज्यूमर्स हैं जिनको कोई बहकावे में नहीं लेके आ सकता है। मैंने ये उनको अपना हक पता है, उनको प्राइस पता है। बिल्कुल,
हालांकि आपने इंटरेस्टिंग चीज़ बताया कि अभी से लोग पूछना शुरू कर दिए हैं। दो बात आपने बिल्कुल। कही, एक तो जिनके पाइपलाइन प्रोडक्ट हैं वो एक समस्या होगी पास ऑन करने में। वेंकटेश गुलाटी जी हमारे साथ हैं ही, इनके सेक्टर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत आ रही जैसा लोग बता रहे हैं, उनके पास आऊँगा। लेकिन एक सवाल पहले आपसे पूछ लूँ मैं, किंतु परंतु का सवाल इसलिए पूछा मणि साहब कि कई सारे सेक्टर में जीएसटी रेट घटा दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। वहाँ पे कई एक्सपर्ट वहाँ कहना है कि जो हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता था वो हम कैसे क्लेम करेंगे। मान लिया हम कोई सामान बना रहे थे, उस सामान बनाने के लिए हम सामान खरीद रहे थे, उस पर टैक्स चुकाते थे, अब हम जो सामान बेचेंगे उस पर तो जीएसटी मिलेगा नहीं, उस टैक्स को वापस कैसे मिलेगा। मैं आम लोगों के लिए समझा रहा हूँ कि आईटीसी होता क्या है। तो ये आईटीसी नहीं मिलेगा तो फिर जीएसटी जितना कट किए उस आईटीसी को कंपनसेट करने के लिए उतना दाम शायद ना घटाएं, इसकी संभावना कितनी है? देखिए, पहली बात यह है कि आईटीसी का जहां तक सवाल है वो एक ट्रांजिशनरी इश्यू है, और जिस वक्त भी जीएसटी की रेट घटेगी आउटपुट सर्विस के ऊपर और जिस वक्त इनपुट सर्विस पे घटेगी तो इनपुट्स में भी पाइपलाइन स्टॉक रहेगी हर मैन्युफैक्चरर के पास में। तो हर इंडस्ट्री में, हर बिजनेस में एक ट्रांजिशनरी पीरियड तो रहेगा, डिपेंडिंग ऑन उनका जो प्रोसेस फ्लो है, उनका जो वर्किंग कैपिटल है वो कितना ब्लॉक्ड है। पर वो जो इश्यू है वो टेम्पररी इश्यू है, वो सिर्फ इश्यू है उस कंपनी के लिए कुछ दिनों के लिए। पर मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं कि ये पास ऑन हो जाएगा, क्योंकि एक तो है कि इंडिया में कंज्यूमर्स इवॉल्व हैं, दूसरा है आज की तारीख में इंडिया में सारे बिजनेसेस इवॉल्व हैं, उनको भी अपना रेपुटेशन प्रोटेक्ट करना है। वो जानते हैं कि सरकार ने एंटी प्रॉफिटियरिंग के जो सेक्शन है उसको नहीं इन्वोक किया है, मतलब गवर्नमेंट जो है वो ट्रस्ट कर रही है इंडस्ट्री को, बिजनेस को। अब जब गवर्नमेंट ट्रस्ट कर रही है बिजनेस को और इंडस्ट्री को अपने एक्शन से प्रूव करना पड़ेगा दैट दे आर वर्दी ऑफ दैट ट्रस्ट। इसीलिए इन कॉम्बिनेशन की फैक्टर्स के वजह से मैंने जैसे कहा, ये ऐसा नहीं होगा कि 22 तारीख जो सुनहरा दिन है इंडियन कंज्यूमर के इतिहास में, तो 22 सितंबर के सवेरे से हर प्रोडक्ट के ऊपर एग्जैक्टली 8%, 10%, 12% शायद नहीं होगा। उसमें शायद 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन लग सकते हैं वो नए स्टॉक आने के लिए। पर अगर आप देखेंगे अगले 1 महीने में, 1.5 महीने में सारा जो पाइपलाइन स्टॉक है हर बिजनेस का क्लियर हो जाएगा, नया स्टॉक आ जाएगा, और वो स्टॉक माइनस जीएसटी जितना जो बेनिफिट सरकार ने दिया है कंज्यूमर को, सारा बेनिफिट पास ऑन हो जाएगा। बिल्कुल। दरअसल इस पर सरकार से भी जब पूछा गया कि आप ये एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लॉज को लागू करेंगे तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। और पिछली बार भी जब था तो ऐसा नहीं कि बहुत सारे केस आ गए थे। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि एक ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट बिल्डअप कर रही है सरकार इंडस्ट्री के बीच में। और हमने ऐसे सिर्फ जीएसटी नहीं, कई मोर्चे पे देखा, जन विश्वास बिल आया यही मान के कि सामने वाले पे भरोसा करो, हमेशा शक की निगाह से मत देखो। अब ज़माना बदल चुका है और शायद यही वजह है कि इसकी नौबत नहीं आएगी और दाम कम होंगे, थोड़े से समय लग सकते हैं। लेकिन जो ट्रांजिशनल पीरियड की बात आपने की बार बार मणि साहब, उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है आपको ऑटो के लिए। दरअसल ऑटो पे क्या होता है कि और अभी से सामान ऑटो गाड़ियां खरीद करके लोग डीलर्स रख रखे हैं अपने शोरूम में कि फेस्टिव सीजन आएगा तब हम उसको निकालेंगे। 22 तारीख की डेट आ गई है तो 22 से पहले तो कोई ले नहीं रहा होगा। गुलाटी साहब, जिन लोगों के ऑर्डर आ गए होंगे वो लोग भी आपसे नहीं उठा रहे होंगे। एक समय होगा जब आपके पास पैरवी करवाते होंगे कि हमारा वेटिंग पीरियड कम कर दो, जल्दी डिलीवरी दे दो। अब तो कहते होंगे नहीं, मुझे डिलीवरी लेनी नहीं है, 22 के बाद ही लूंगा मैं। सर, आप तो ऑर्डर की बात कर रहे हैं। जिन्होंने भी 1 तारीख के बाद 1 से 3 तारीख के बीच में गाड़ियां बिल कराई, वो बिल ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं। क्योंकि देखिए गाड़ियां हैं, कैंसिल कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि आज आज आप आए और खरीद लें। एक टाइम लगता है, आपका इंश्योरेंस कटता है, फाइनेंस होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, HSRP प्लेट आती, तब आप डिलीवर करते हैं। आजकल फाइनेंसर्स भी पेमेंट इनवॉइस लेने के बाद करते हैं। तो जिन्होंने भी 1, 2, 3 को गाड़ी बिल कराई और अभी इस प्रोसेस में थे, वो आकर के आज ही बोल रहे हैं कि भाई अब मैं क्यों, और सही भी है, वो गलत नहीं है। ठीक है, हमने इनवॉइस क्रिएट कर दी, फाइनेंसर को दे दी, लेकिन अगर एक अच्छा बेनिफिट हमको गवर्नमेंट की एक अच्छी नीति इस रिफॉर्म से मिल रहा है तो कस्टमर तक जाना चाहिए। अब इस चक्कर में हो रहा है। और फैक्ट है, आप ऐसे मानिए अब हमारे लिए आज से 22 तारीख तक एक बुकिंग पीरियड चालू हो गया, डिलीवरी पीरियड नहीं होगा। नॉर्मली श्राद्ध में वैसे भी डिलीवरीज कम होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ होते रहते हैं जो दूसरे समुदाय के लोग हैं लेते रहते हैं। लेकिन अब तो बिल्कुल ही ब्लैंक हो गया, क्योंकि 22 तारीख से किसी भी गाड़ी में कम से कम जो छूट मिलेगी वो लगभग 8% है और हाईएस्ट छूट मिलेगी 13% है।
और एक गाड़ी में बड़ी कीमत होती है, बड़ा अमाउंट होता है फाइनेंस का, और उस सब में किस्त में फर्क आ जाता है, मार्जिन मनी में फर्क आ जाता है। और कस्टमर को ऐसा त्योहार मेरे ख्याल से अब दोबारा कभी नहीं मिलेगा जब मैन्युफैक्चरर अपनी तरफ से एक स्कीम देगा, डीलर अपनी गाड़ी बेचने के लिए एक डिस्काउंट देगा, फाइनेंसर ज्यादा सेल लेने के लिए अच्छे फाइनेंस रेट देगा, क्योंकि इससे पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की डेट में चल रहे हैं वो एवर बेस्ट है। और ऊपर से जीएसटी की तरफ से, सरकार से, इसकी तरफ से भी 8 से 13% की छूट है। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया पैकेज है कस्टमर के लिए। नो डाउट अभी से 22 तक सिर्फ बुकिंग होगी, कस्टमर्स कोई भी डिलीवरी नहीं ले रहे हैं। और कस्टमर्स की इंक्वायरी बहुत बढ़ गई है, आज सवेरे से ही बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जब से कल रात की इन्होंने न्यूज देखी है। और सब समझना चाह रहे थे कि हमारी गाड़ी हम कब बिल कराएं। हमारी गाड़ी का डिलीवरी का पीरियड 3 से 5 दिन होता है। अब 22 तारीख को चेंज करके 22 को ही गाड़ी ले लेना, ये असंभव तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है कि सेम डे बिलिंग हो। हाँ, गुलाटी साहब, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है। हालांकि इस बीच हमारे साथ मर्सिडीज के एमडी एंड सीईओ संतोष अय्यर साहब जुड़ चुके हैं। संतोष अय्यर साहब, आपका स्वागत है हमारे शो में। मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन एक छोटा सा कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूँ एमएस मणि के साथ। एमएस मणि साहब, ये जो कह रहे हैं कि हमने पैसा कर दिया, पेमेंट कर दिया, और गाड़ी हम मान लिया जाए लेते हैं बाद में, उदाहरण के तौर पे मान लिया जाए किसी ने 20 तारीख को गाड़ी की बुकिंग कर दी, पेमेंट कर दी, चूँकि जैसा बता रहे थे गुलाटी साहब की फाइनेंस वगैरह में टाइम लगता है, और डिलीवरी गाड़ी के लिए हमने 22 तारीख को या 22 तारीख के बाद, तो जीएसटी कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा? जिस दिन पेमेंट किया यानी 22 से पहले वाला, या फिर जिस दिन डिलीवरी ली उस दिन वाला? देखिए, जीएसटी के कानून के अंतर्गत हम ये मानते हैं कि 2 of 3 इवेंट्स होनी चाहिए: डेट ऑफ रेजिंग द इनवॉइस, डेट ऑफ मेकिंग द पेमेंट, डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द कार। तो इसमें से 2 of 3 इवेंट्स जो पीरियड में होते हैं, वहां का जीएसटी रेट इसमें एप्लीकेबल होगा। पर मैं ये समझता हूं कि खास करके गाड़ियों के केस में जो बुकिंग होती है उसके बाद में जो पेमेंट होती है, और फिर जाके उसके बाद में जैसे बताया गया कि आरटीओ, इंश्योरेंस वगैरह करने के बाद में गाड़ी की डिलीवरी होती है। तो गाड़ी की जब डिलीवरी होगी उस दिन जो जीएसटी का रेट रहेगा वो जीएसटी डीलर अप्लाई करेगा। जबकि डीलर के पास में जो गाड़ियां आ चुकी हैं मैन्युफैक्चरर से, वो आई हैं पहले वाले जीएसटी के रेट में, और कुछ केसेस में पहले वाले कॉम्पेंसेशन के सेस के साथ में भी। ये हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि इरादा ये है कि जब कंज्यूमर। मैं आपसे मणि साहब मैं थोड़ा सा साधारण सा सवाल पूछूं कि मैं जा रहा हूं गुलाटी साहब के पास कि हमें मर्सिडीज की एक कार खरीदनी है, आप ये पेमेंट लीजिए एडवांस, ये तारीख है 15 सितंबर मान लिया जाए, और मैंने एडवांस पेमेंट कर दिया, फुल पेमेंट नहीं किया, एडवांस पेमेंट किया, एडवांस पेमेंट के आधार पर गाड़ी आ गई, और हम 22 सितंबर को गए और गाड़ी की डिलीवरी ले लिए, है ना? तो अब बताइए हमारे पर जीएसटी कौन सा लगेगा? 22 सितंबर को जब हम डिलीवरी लेने जा रहे हैं उस दिन वाला, या फिर 15 को जिस दिन हमने पेमेंट किया उस दिन वाला? ये लगेगा, क्योंकि आप जो फुल पेमेंट कर रहे हैं उसी वक्त कर रहे हैं, और उसके पहले जो आपने एडवांस पेमेंट की बात की वो सिर्फ बुकिंग अमाउंट है। तो आप जब बुकिंग अमाउंट देते हैं, आप सिर्फ गाड़ी को बुक कर रहे हैं। एक मिनट, अगर हमने फुल पेमेंट पहले कर दिया, चूंकि हमें मान लिया जाए ये करना है, फाइनेंस लेना है, इंश्योरेंस लेना है, आरटीओ से जाना है, ये अगर 22 से पहले कर दिया तो फिर हमें 22 से पहले वाला रेट देना होगा, ऐसा? तो खतरा है, बिल्कुल। तो अगर आपने 2 of 3 इवेंट्स पहले कर दिया तो आपको रिस्क है कि, और आपको एक्चुअली रिस्क नहीं है इसमें एज अ कस्टमर, रिस्क गुलाटी साहब को होगा, क्योंकि वो विक्रेता हैं और जीएसटी जो है उसको चार्ज करने की जिम्मेदारी विक्रेता के ऊपर है। तो उनसे ये सवाल किया जाएगा कि जब आपको पेमेंट मिल गई है पहले, और जब इसकी बुकिंग पहले हो गई है, तो उसके बावजूद आपने कम रेट ऑफ टैक्स क्यों लगाया है? ये सवाल गुलाटी साहब से पूछेंगे। इसलिए टू बी ऑन द सेफ साइड, रेट ऑफ टैक्स क्यों लगाएंगे? वो अपने पॉकेट पे क्यों बोझ लेंगे? वो तो कहेंगे जो नियम ये रिस्क उनके ऊपर आएगा, आपके ऊपर एज अ कंज्यूमर कोई रिस्क नहीं आएगा। उन्होंने अगर आपको कम रेट पे गाड़ी बेच दी, आप मान लीजिए आपने पेमेंट भी पहले कर दिया, सब कुछ पहले कर दिया, फिर भी गुलाटी साहब ने आपको जब गाड़ी बेचा उस पर 18% जीएसटी ही चार्ज किया, तो आपकी कोई जवाबदारी नहीं है ऐसा बायर। जवाबदारी जो है वो विक्रेता की है, जो गुलाटी साहब की है। उनको पूछेंगे कि आपने जो गाड़ी बेची थी ये प्री डिटरमिन सेल थी, आपने सिर्फ डिलीवरी बाद में करवाई। हाँ बिल्कुल, मोटा मोटी ये है कि आपने बुकिंग अमाउंट दिया है 22 से पहले, तो आपके ऊपर
पुराना जीएसटी नहीं लागू होगा। बुकिंग अमाउंट दे करके फुल पेमेंट आपने किया है 22 के बाद या 22 तारीख को, इनवॉइस जनरेट हो गया 22 या उसके बाद, डिलीवरी ली है 22 या उसके बाद, तब आपके ऊपर नया जीएसटी दर लागू होगा। मैं सही हूं, हाँ या ना जवाब दीजिए मनीष साहब। परफेक्ट, चलिए ठीक है। मैं बहुत देर से संतोष अय्यर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष अय्यर साहब, माफ़ी चाहूँगा, आपको मैंने काफ़ी देर तक इंतजार करवाया, क्योंकि ऐसी क्लैरिटी है कि हर दर्शक जानना चाहता है, और अभी MS मणि साहब गुलाटी साहब थे तो मैं सोचा क्लैरिटी ले ही लूँ। अय्यर साहब, सबसे पहला सवाल तो यह है कि बीच में ऐसा आ रहा था कि छोटी गाड़ियों पे जीएसटी कम हो जाएगा, बड़ी गाड़ियों पे बढ़ जाएगा। टेक्निकली 28% से बढ़ के 40% हो चुका, लेकिन सेस जो था वो नहीं लगेगा। तो इफेक्टिवली जीएसटी रेट कम हो गया बड़ी गाड़ियों पे, लग्जरी गाड़ियों पे। ये जितना कम हुआ पूरा पास ऑन हो जाएगा कंज्यूमर पे? हाँ जी, बिल्कुल। एक्चुअली गवर्नमेंट का इंटेंशन यही है कि गाड़ियों की कीमत कम रखे, कंजम्पशन बढ़े, और कंजम्पशन से इकोनॉमी ऑल्सो इसका एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आ जाए इकोनॉमी पे ऑन कंजम्पशन। सो एज मर्सिडीज बेंज हमने क्लियर किया है कि जो भी एक्स शोरूम प्राइस होगा, एक्स फैक्ट्री प्राइस होगा 1 सितंबर, उस पे हम नई जीएसटी लगा के हम गाड़ियों की कीमत कम करेंगे। आज रात को ही हम सर्कुलर निकाल रहे हैं, कल तक हर कस्टमर को पता लग जाएगा हमारी नई प्राइसेस अक्रॉस द मॉडल रेंज। कम से कम 3% से 8% के डिफरेंसेस है बेस्ड ऑन मॉडल, बिकॉज कोई मॉडल में 45 थी, किसी में 48, 50। सो बेस्ड ऑन द न्यू रेट्स हम कल के कल हम नई प्राइस लिस्ट दे देंगे, और हर ऑफर भी चालू रहेगा, कंज्यूमर ऑफर। तो ये जो नई प्राइसेस आप नोटिफाई करेंगे, कब से लागू होगा ये 22 तारीख से लागू होगा, बिकॉज जीएसटी तभी नोटिफिकेशन में आएगा। बट जैसे आपका मैं डिस्कशन सुन रहा था, कस्टमर आज कल हमारे पास आके गाड़ी बुक कर सकता है। वो अपनी जो कस्टमर, बिकॉज हम एक अलग तरीके का बिजनेस मॉडल रन करते हैं इंडिया में, जब हम कस्टमर को डायरेक्ट बेचते हैं। सो हम डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल ऑपरेट कर रहे हैं। इसमें कस्टमर हमें एडवांस दे सकता है, बुक कर सकता है, बिकॉज गाड़ियों की अभी इतनी डिमांड होगी कि एनी कलर ऑप्शन दिवाली के टाइम शायद नहीं मिल पाएगा, तो वो बुक करके रिजर्व कर सकता है। और हम 22 तारीख के बाद उसकी इनवॉइसिंग करेंगे, इंश्योरेंस कवर नोट करेंगे, और डिलीवरी भी 22 तारीख के बाद करेंगे। तो इससे जो को पैनलिस्ट की बात कर रहे थे कि 2 out of 3 कंडीशन मीट होना है, एक्चुअली ऑल द कंडीशंस विल बी मेट, बिकॉज पैसा भी 100% पेमेंट बाद में लिया जाएगा, इंश्योरेंस भी बाद में होगा, और डिलीवरी भी 22 तारीख के बाद होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अच्छा पहले एक तो बता दीजिए कि ये मर्सिडीज बेंज के अलग अलग रेंज की गाड़ियों पे, मॉडल पे ऑन एन एवरेज और किस रेंज में प्राइसेस कम हो जाएंगे? तो ऑन एन एवरेज 5% के आसपास प्राइस कम होगी, बट 3 से 8% तक का बैंड में प्राइसेस हम कम करेंगे, और कल हम अनाउंस करेंगे मॉडल वाइज प्राइसिंग एज वेल। बट एस क्लास की बात करूं तो 10 लाख रुपए की घटत होगी, और अगर मैं GLA जो हमारी जो एंट्री लेवल SUV है, उसमें भी 2-2.5 लाख रुपए की प्राइस कम होगी। हालांकि आपने डायरेक्ट सेलिंग की बात की, लेकिन ये जो एक इशू आ रहा है, आप लोग इसको तो देखे ज़रूर होंगे कि कंपनसेशन सेस कई डीलर्स ने चुका दिया है, लेकिन उनको सेट ऑफ नहीं होगा अगर 22 से पहले उनकी गाड़ियां बिकती नहीं है। तो ये कितना बड़ा कंसर्न है पूरे इंडस्ट्री के लिए? नहीं, ये तो काफी बड़ा कंसर्न है। एक्चुअली हमारे जो डीलर्स है, जो ऑफ कोर्स हमारे डीलर्स के पास इतनी स्टॉक नहीं है, बिकॉज स्टॉक हम होल्ड करते हैं, बट वो स्टिल आज डेमो गाड़ियों को रखते हैं, वो कस्टमर को डेमोन्स्ट्रेटर गाड़ी दिखा के वो बेचते हैं, तो उसमें भी ये कॉम्पनसेशन सेस का इम्पैक्ट होगा। सो डेफिनेटली हमारा तो रिक्वेस्ट यही रहेगा कि गवर्नमेंट हैज टू फाइंड ए सोल्यूशन। इसको आइदर तो आप सेट ऑफ कर दो, या इंडस्ट्री का डिमांड तो था कि आप वन टाइम पेमेंट कर दो ऑफ द डिफरेंशियल अमाउंट, एंड एक फ्रेश स्लेट पे चालू कर दीजिए। सो ये एक बड़ा मुद्दा है, इसे हमें सॉल्व करना है। बट ऑन द अदर साइड, गाड़ियों की टैक्स सिर्फ जीएसटी से नहीं बचती है, गाड़ियों की टैक्स रोड टैक्स भी लगता है। अराउंड 20% रोड टैक्स ऑन एन एवरेज इंडिया में आज है, 15 से 20%। सो 2 तरीके का इम्पैक्ट होगा कस्टमर को। अभी तक तो हम बात कर रहे हैं जीएसटी से प्राइस क्या कम होगी, बट जो रजिस्ट्रेशन की कीमत है, बिकॉज रजिस्ट्रेशन कॉस्ट आता है गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस पे, तो जैसे ही एक्स शोरूम प्राइस कम होगी, वो जो रजिस्ट्रेशन टैक्स भी कम होगा, इंश्योरेंस कम होगा। सो जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है गाड़ियों की, ये भी एक काफी हद तक कम होगी ओवरऑल, एंड जस्ट नॉट द एक्स शोरूम प्राइस। सो आई थिंक ये अगर आप पूरे तरीके से देखो तो इट्स अ वेरी बिग अनाउंसमेंट, कस्टमर्स को काफी फायदा है। बट यस, कॉम्पनसेशन सेस को हमें एक सोल्यूशन निकालना होगा।
अच्छा, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया, इस पे हमने गौर नहीं किया था कि जो जीएसटी देने के बाद जो प्राइस होता है उस पे इंश्योरेंस प्राइस, रोड टैक्स वगैरह लगता है, तो जब जीएसटी कम पड़ेगा तो पूरा इफेक्टिव रेट जो है रोड टैक्स या इंश्योरेंस वगैरह का वो भी काफ़ी कम होगा। लेकिन कॉम्पनसेशन सेस पे मैं, हमारे साथ विवेक जौहरी साहब हैं जो कि सीबीआईसी के पूर्व चेयरमैन हैं, इनसे राय लूँ। विवेक जौहरी साहब, ये एक बड़ा कंसर्न इंडस्ट्री की तरफ से जताया जा रहा है और 25,000 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट भी आ गया इंडस्ट्री की तरफ से। ये ट्रांजिशन फेज के लिए हमें कॉम्पनसेशन सेस को सेट ऑफ करने का कोई प्रोविजन दे दीजिए या फिर वन टाइम सेट ऑफ का सेटलमेंट का हमें कोई विंडो दे दीजिए। ये कितना फिजिबल आपको दिख रहा है? देखिए, यदि हम पुराने प्रेसिडेंट के हिसाब से जाएं तो नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में जहां कोई टैक्स लगता था और वो किसी वक्त उसको या तो अबॉलिश कर दिया गया या उसको फुली एग्जाम कर दिया गया, उस स्थिति में नॉर्मली जो पॉलिसी कॉल हम लोग ने ली है पास में वो ये कि वो क्रेडिट जो एक्यूमुलेटेड है मैन्युफैक्चरर्स के पास या ट्रेडर्स के पास, वो लैप्स हो जाना चाहिए, यानी उसका बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए उसके आगे, क्योंकि आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो कॉम्पनसेशन सेस ही जब खत्म हो गया। तो दैट हैज बीन द हिस्ट्री। अब इस दौर में सरकार क्या फैसला लेगी ये तो अभी कहना मुश्किल है, मगर जी हाँ, ये मैंने भी सुना है कि ऑटो इंडस्ट्री में ये काफी बड़ी समस्या है। खास करके डीलर्स के पास जो स्टॉक है वो उन्होंने 28% पे खरीदा, जैसा मनी साहब बता रहे थे, और अब जब 22 तारीख के बाद वो बेचेंगे तो 18% टैक्स लगेगा और जो डिफरेंशियल है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का उनको फायदा नहीं मिल पाएगा। तो इसमें एक चीज़ मैं पूछूं आपसे कि ठीक है, ट्रेडिशनली आप ऐसा करते आए हैं कि वो लैप्स कर जाता है, लेकिन मैं अगर थोड़ा लाइटर मोड में कहूं तो मोदी गवर्नमेंट में ट्रेडिशन कम, नए नए प्रयोग ज़्यादा किए जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है, इसके लिए आपको सेट ऑफ करने का कोई विंडो देना है और उसको देना बिल्कुल असंभव सा तो नहीं है। विंडो दिया जा सकता है कि नहीं दिया सकता है, मतलब फिजिबल है कि नहीं है, और उसमें रूल्स में चेंज करने की आवश्यकता होगी। उसमें कोई लीगल अमेंडमेंट मेरे हिसाब से आवश्यक नहीं है। मणि साहब, कर देना चाहिए? बिल्कुल कर देना चाहिए, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और मैं कहूंगा कि ये जो मुद्दा है कॉम्पेंसेशन सेस एक्यूमुलेशन का, ये सिर्फ ऑटोमोबाइल डीलर्स तक सीमित नहीं है। बहुत सी कंपनियां जो गाड़ी लेती हैं, लीजिंग कंपनीज फॉर एग्जांपल, जो गाड़ियां लेती हैं और लीज करती हैं कस्टमर्स को, वो जो कॉम्पेंसेशन सेस है उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिकवर करती हैं 3 या 4 साल में। उनके पास अगर सेस एक्यूमुलेट हो जाता है और जैसे जौहरी साहब ने कहा, अगर उनसे कहा गया कि लैप्स होने वाला है या आपको राइट ऑफ करने वाला है, ये बहुत बड़ा झटका लगेगा। इसमें सिर्फ ध्यान रखने वाली बात यह है कि कॉम्पेंसेशन सेस एक्ट जो है आज की तारीख में, उस प्रावधान में कहीं पर भी उसको जीएसटी में ट्रांसफर करने के लिए कोई प्रावधान आज की तारीख में नहीं है। तो अगर हमें कॉम्पेंसेशन सेस का जो बैलेंस है, क्योंकि उस एक्ट के अंतर्गत कॉम्पेंसेशन सेस का सेट ऑफ सिर्फ कॉम्पेंसेशन सेट के सेस के अगेंस्ट ही हो सकता है और किसी टैक्स के अगेंस्ट नहीं हो सकता है। तो अगर ये करना है तो शायद इसमें एक लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, समझ गया, इसमें अमेंडमेंट की जरूरत पड़ सकती है। संतोष अय्यर साहब, अमेंडमेंट करना ठीक है, गवर्नमेंट पे जिम्मेदारी जाती है, लेकिन आपको लगता है कुछ ऐसा सिचुएशन या फिर कुछ ऐसा फॉर्मूला या फिर डीलर के बीच में और कंपनी के बीच में कुछ ऐसा सेटलमेंट हो कि चलो कुछ आप बेयर कर लो, कुछ हम बेयर कर लेते हैं, अल्टीमेटली एक आदमी सफ़र ना करे? देखो, जो आंकड़ा आपने दिया है 25,000 करोड़, मेरे ख्याल से वो भी एक कंजर्वेटिव आंकड़ा है। एंड जैसे डेलॉइट से जो बात कर रहे थे कि अगर आप, ये सिर्फ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का इशू नहीं है, ये लार्जर स्केल जिसके पास स्टॉक कैरी कर रहे हैं उन सब का इशू है। सो बेसिकली इसे एक परमानेंट सोल्यूशन का जरूरत है एंड एक वन टाइम इम्पैक्ट जिससे ये एब्जॉर्ब किया जा सके, उसकी कोई फॉर्मूला डिवाइस करना होगा। सो बेसिकली अभी कल ही अनाउंस हुआ है, मे बी हमें भी गवर्नमेंट को थोड़ा टाइम देना चाहिए सो दैट दे कैन लुक इनटू इट एंड दे कैन फाइंड एक सोल्यूशन जिससे ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सके परमानेंटली। बट एक छोटी आंकड़ा नहीं है जिसमें आप सोच सको कि हम मैन्युफैक्चरर और डीलर हम शेयर करके इसको सॉल्व कर पाए। ये काफी बड़ी रकम, काफी बड़ा क्वांटम है। सो इसे हमें वाया लेजिस्लेटिव प्रोसेस एंड विद द सपोर्ट ओनली हमें सॉल्व करना होगा।
बिल्कुल। मैं एक सवाल लेकर और आपके पास आऊँगा कि कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जीएसटी कम होने का, डिमांड पे, प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, इस पे आऊँगा। लेकिन एक लास्ट सवाल कॉम्पनसेशन सेस पे मैं गुलाटी साहब से पूछ लूँ। गुलाटी साहब, ये एक इशू है जिस पे अभी आपने सुना अलग अलग लोगों की राय, जो सरकार को एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ सकता है। आप लोग डीलर के लेवल पे क्या कर रहे हैं? तो जैसा आपने कहा, हम अपने मैन्युफैक्चरर से बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए साइम को इसका स्टैंड लेना पड़ेगा। हमारे मैन्युफैक्चरर्स जो साइम के मेंबर्स हैं वो साइम को थ्रू प्रेशर डाल रहे हैं। हम लोग एफएडीए की तरफ से भी हमने रिप्रेजेंटेशन बनाया है, जो कल हम मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, हैवी कॉमर्स और फाइनेंस, चारों को हम रिप्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा है। अगर ये वेव ऑफ होता है तो बहुत सारे डीलर्स बैंक्रप्सी की राह में पहुंच जाएंगे। आप ऐसे समझिए, किसी भी एक छोटे से छोटे कार डीलर का 3 से 4 करोड़ रुपए होगा, और एक बड़े कार डीलर का कुछ 10-20 करोड़ भी हो सकता है, जिस हिसाब से आपके पास इन्वेंट्री होगी उस हिसाब से। बिकॉज एक्चुअली आपकी गाड़ी की 40 से 45% का कॉस्ट है। तो आप ऐसे समझिए, अगर किसी के पास 100 करोड़ का स्टॉक है और उसका 30 करोड़ का कंपनसेशन सेस उसका इनपुट बचा हुआ है, और आज सरकार कहे कि आप उसे राइट ऑफ कर दें, जबकि आप डीलर मार्जिन 3% पे काम कर रहे हैं, आप सोचिए वो डीलर कहाँ सर्वाइव करेगा। सो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू है। और अगर ये डिसीजन, जो हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ प्रोसेस बनाएंगे, चाहे वो सीजीएसटी में एडजस्ट करें, चाहे आईजीएसटी में एडजस्ट करें, या हमें वन टाइम पेमेंट करें, ये गवर्नमेंट के ऊपर है कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ा क्वांटम है जो बहुत सारे डीलर्स बेयर नहीं कर पाएंगे। और डीलर्स की बात छोड़िए, ये सारा पैसा हम लोग चैनल फंड, मतलब बैंकों से लेकर के इन्वेंट्री बढ़ाते हैं। कुछ 20-25% हमारा होता है, 70-75% बैंकों का होता है। तो जब ये पैसा अगर फंसेगा तो बैंक का भी पैसा फंसेगा, इंटरनली सिस्टम पूरा में प्रॉब्लम आएगी। ये सिर्फ एक डीलर का इशू नहीं है। और जैसे कि आप बातें कर रहे हैं कि कस्टमर का बेनिफिट, अगर डीलर का इतना पैसा कहीं फंस गया तो आगे क्या बेनिफिट वो पास करेगा, और कैसे ये फेस्टिव उसके लिए फेस्टिव होगा। बिल्कुल। नहीं, इसमें सबके लिए विन विन सिचुएशन हो, यही कोशिश भी की गई इस पूरे जीएसटी रिफॉर्म के जरिए। हो सकता है कि इस एस्पेक्ट पे इतना गहरा असर पड़ेगा, सरकार को अंदाजा ना हो। अब चूंकि आप लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और जैसा कि संतोष अय्यर साहब भी कह रहे थे कि शायद सरकार इस पर विचार करे, सरकार को थोड़ा समय देना चाहिए। अभी 22 तारीख में एक लंबा समय है। और एक चीज़ और जो आपने कहा था गुलाटी साहब पहले, कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो वैसे बहुत ज़्यादा डिलीवरी होती नहीं है। तो एक ठीक है, इस ट्रांजिशन फेज में एक कह सकते हैं कि श्राद्ध पक्ष का आना भी अपने आप में सहयोग है कि इस दौरान बहुत सारी चीजें सोचने का मौका मिल सकता है। संतोष अय्यर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे मैं लूंगा कि इस पूरे जीएसटी कट के बाद ये माना जा रहा है कि डिमांड काफी ज्यादा बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगी तो कंपनियां प्रोडक्शन अपना बढ़ाएगी। तो इस फॉर्मूला को आप मर्सिडीज के एमडी सीईओ होने के नाते कितना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? तो एकदम बिल्कुल सही बात है। देखो, दो तरीके से डिमांड बढ़ेगी। एक तो है जो कस्टमर ऑलरेडी गाड़ी खरीदना चाह रहा था, पोस्टपोन कर रहा था डिसीजन, बिकॉज थोड़ा एनवायरनमेंट सही नहीं था, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन सही नहीं था। आज जैसे ही वो कीमतें कम होगी तो दे विल गेट इनटू वो जाके गाड़ी खरीदेंगे, एंड मोर इम्पोर्टेंटली वो अपग्रेड करेंगे। तो आज जब कीमतें कम हुई है तो आज जो ए क्लास खरीद रहा था शायद वो जीएलए खरीद लेगा, या कल जो मास मार्केट का कोई गाड़ी खरीद रहा था शायद, या प्रीमियम कस्टमर शायद ए क्लास या दूसरी गाड़ी खरीद लेगा। सो बेसिकली दैट इज वन इम्पैक्ट। वो काफी सिंपल है, बट आई थिंक सबसे बड़ी इम्पैक्ट है ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट। जैसे आप ये सोचो कि एक एवरेज फैमिली का जो बास्केट है इन ए मंथ, अगर उसने प्रोविजन, ग्रोसरी, शॉपिंग जो बजट रखा है, वो बजट से उसे एक सेविंग होगा। ये सेविंग से आइदर तो घर की एक नई घर खरीद सकता है ईएमआई के साथ, या गाड़ी खरीद सकता है, और या ईएमआई को टॉप अप कर सकता है। सो इस वजह से जो डिमांड जो एक रिपल डाउन इफेक्ट होगा, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट इससे काफी स्ट्रॉन्ग नॉट जैसी डिमांड जनरेशन होगा, प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो कैन इंक्रीज। और जो एक कैपेक्स की जो चोकिंग हो गई थी इंडिया में, जहाँ कोई यानी काफी सारे ओईएम्स, नॉट ओनली प्राइवेट कैपेक्स नहीं, प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा था, अब वो एक हिम्मत आएगा कि चलो जब मार्केट ग्रो कर ही रहा है डबल डिजिट में, और कैपेक्स बढ़ाए और हम प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाए। सो आई थिंक जो आइडिया है वो काफी स्ट्रांग है। ऑफ कोर्स दिस इज ऑल डिपेंडिंग ऑन टू फैक्टर। एक तो कस्टमर ओईएम्स और जो कैटेगरीज, मैं यहाँ टूथब्रश से कार की बात कर रहा हूँ, सब लोग ये बेनिफिट कस्टमर को पास करना चाहिए, सो दैट ये डिमांड बढ़ेगा। एंड सेकेंड फैक्टर इज कस्टमर ये एक्सेप्ट करेगा
और स्पेंड करेगा देन नॉट सेविंग, बिकॉज उसके पास दोनों ऑप्शन है। जो पैसा बचेगा बिकॉज द फ्यूचर अनसर्टन है, वो अगर फिर जाके अगर सेविंग बढ़ा दिया उसने तब जाके कंजम्पशन ड्राइव नहीं होगा। सो ये हमें कैलकुलेटेडली वेट करना होगा, बट एटलीस्ट ये दिवाली तो अच्छा होगा हालांकि अब जो बिकॉज अगस्त हमने ऑलरेडी देखा है कि कम सेल था, तो लोग अभी ये दिवाली में तो गाड़ी खरीदेंगे। हाँ बिल्कुल, इमीडिएट इम्पैक्ट डिमांड पे कुछ आप लोगों ने एसेस किया है, एस्टिमेट किया है कितना बढ़ सकता है? हमने जब पहले देखो जीएसटी के पहले जब एक्साइज ड्यूटी की कट होती थी, तब हमने देखा है कि जब भी टैक्सेशन कट होता था 10 से 20% का स्पाइक हमने देखा है डिमांड के ऊपर। एंड ये जो डबल डिजिट इम्पैक्ट हम फिर देखेंगे। बट एक और चीज है, जैसे मैंने आपको कहा, एक तो इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन की फायदा होगा कस्टमर को। द सेकेंड एडवांटेज आप देखो कंपोनेंट्स की जीएसटी, जो ऑटो पार्ट्स की जीएसटी 5 से 28% थी, उसको सब 18% में लाके कैप कर दिया है। सो जो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है गाड़ी खरीदने के बाद, जो मेंटेनेंस पार्ट्स की जो प्राइसिंग है वो भी कम होनी चाहिए। दैट्स अगेन ए लॉन्ग टर्म बेनिफिट, नॉट इमीडिएट। बट ये सबको अगर ऐड करो तो डेफिनेटली देयर शुड बी ए डिमांड जनरेशन फॉर ऑटोमोबाइल। बिल्कुल। तो गुलाटी साहब और संतोष अय्यर साहब, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। जौहरी साहब, मणि साहब और भट्टाचार्य साहब, आप तीनों लोग बने रहिए। छोटे से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक पे आएंगे तो इस जीएसटी रिफॉर्म के बाकी पहलुओं पर चर्चा करेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। हम लोग चर्चा करेंगे जीएसटी रिफॉर्म से किसको कितना फायदा मिल रहा है, और अलग अलग स्टेक होल्डर हमने बातचीत की। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे 3 खास मेहमान बने हुए हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ पॉलिसी बाजार के साथी भी यहाँ पे बने हुए हैं, और अमित छाबड़ा जी जो कि पॉलिसी बाजार के सीबीओ हैं। छाबड़ा साहब, आपका स्वागत हमारे शो में। हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले ऑटो सेक्टर पर काफ़ी लंबी चर्चा की, इनपुट टैक्स क्रेडिट पर चर्चा की। मैं आपके सेक्टर पर चर्चा करूँगा, लेकिन हमारे साथ AK भट्टाचार्य साहब हैं, उनसे मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहूँगा। चूँकि इंश्योरेंस सेक्टर के हैं, छाबड़ा साहब इनसे जुड़ा हुआ है सवाल, लेकिन भट्टाचार्य साहब आपसे है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पे जब बात आई कि उस पर जीएसटी लगता है, तो वाकई लोगों को दिल को छूने लगा। अरे इंश्योरेंस भी कराएं उस पर भी जीएसटी देना पड़ेगा, मेडिक्लेम कराएं उस पर भी जीएसटी देना पड़ेगा। तो ये पॉलिटिकल इशू ज़्यादा बन गया, और सरकार ने इसको हटा लिया है। अब यहाँ पे लोग दबी जुबान से कह रहे हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कार्ड क्या होगा। आपको याद होगा, मुझे याद है शायद आपने आर्टिकल वगैरह लिखा था बिजनेस स्टैंडर्ड में उस वक्त, कि जब ये सैनिटरी नैपकिन का इशू आया था, जब अरुण जेटली साहब हुआ करते थे वित्त मंत्री, तो मोटा मोटी यही सिचुएशन में, अच्छा इस पर भी जीएसटी लोगे आप, जीएसटी हटा दिया तो पता चला दाम बढ़ने लग गए। तो ये पॉलिटिकल डिसीजन है आपके हिसाब से, या फिर लॉजिकल डिसीजन है? सही कहा। ये मैं समझता हूँ कि इकोनॉमिक पॉलिसी के तरह से मैं समझता हूँ ये ठीक स्टेप नहीं है। जीरो टैक्स करना या टोटली एग्जेम्प्ट कर देना, मैं समझता हूँ कि टैक्स जो टैक्सोनॉमी या टैक्स फिलोसॉफी के ये बहिर्भूत है। अगर हमें घटाना ही था, 18% में मानता हूँ कि बहुत ज्यादा था, पर इसको अगर 5% में लाते, मैं समझता हूँ इससे बेटर होता। क्योंकि अब ये हुआ है कि 0% होने से सारी इंश्योरेंस सेक्टर तो अब ये सोचेगी किस तरह से अपना टैक्स बर्डन को किस तरह से एब्जॉर्ब करे या किस तरह से उसको पास ऑन करे। और वो पास ऑन करने का तरीके बहुत सारे होंगे, बहुत डिस्टॉर्शंस आ सकती हैं। तो मेरा हिसाब से सारे जीएसटी रिफॉर्म में से एक जो मुझे ठीक नहीं लगा, वो एकदम एक चीज को आप 18% था, उसको आपने 0 में लाए। एग्जेम्प्ट करना एज ए टैक्सेशन फिलोसॉफी इज नॉट ए गुड आइडिया, नॉट ए गुड पॉलिसी। एंड इसका बोझ मैं समझता हूँ कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री को संभालना पड़ेगा, और किस तरह से इसका इम्पैक्ट हो वो हम टाइम करेंगे। टाइम बताएगा। छाबड़ा साहब से इस पर मैं कमेंट लूंगा, लेकिन विवेक जौहरी साहब, आपने उस वक्त भी इस पर काफ़ी चर्चा की होगी, और अब यहाँ पे डिसीजन हुआ है। आप वाकिफ़ होंगे कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में, फिटमेंट कमेटी में इस पर लंबी चौड़ी चर्चा हुई, अलग अलग राय निकल कर आया, और फिर अंत में यूनियन की तरफ से प्रपोजल गया कि नहीं, पूर्ति से हटा ही दीजिए। आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? भट्टाचार्य साहब की राय आपने सुन ली। समस्या तो होगी, क्योंकि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता था इंश्योरेंस कंपनीज को, वो 0 होने की वजह से ब्लॉक हो जाएगा। और इनपुट इंश्योरेंस कंपनीज को काफ़ी सर्विसेज ऐसी थी जिन पर 18% की दर से वो टैक्स पे करते हैं, और उनके कुछ ऐसे इनपुट गुड्स भी होंगे जिन पर वो टैक्स पे करके जिनको प्रोक्योर करते हैं। तो वो सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट अब वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, वो लैप्स हो जाएगा। अब सवाल ये है कि 0% करने से फिर क्या
प्रीमियम में इतना प्रीमियम को इतना वो घटा पाएंगे जितना सरकार उनसे अपेक्षा करती है। तो मेरे हिसाब से इसमें दिक्कत आएगी और इस कॉस्ट को इंश्योरेंस कंपनीज अब्जॉर्ब कर पाएंगी या उसको पास ऑन करेंगी कंज्यूमर को। यदि पास ऑन करती हैं तो जो नियत थी इसको कम करने की वो ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो किसी भी वैट रिलेटेड मतलब वैट टाइप के टैक्स में अगर आप एंड प्रोडक्ट पर टैक्स को बिल्कुल हटा देते हैं या फुली एग्जेम्प्ट कर देते हैं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की समस्या तो आती है जब तक आप उसको जीरो रेट ना करें। और हमारी जो अभी की प्रणाली है उसमें हम सिर्फ एक्सपोर्ट्स पर जीरो रेटिंग करते हैं या फिर एसईजेड में जो सप्लाई होती है उसकी जीरो रेटिंग करते हैं। तो ये समस्या है और मेरे हिसाब से इंश्योरेंस सेक्टर ने शायद ज्ञापन भी दिया है सरकार को या देने जा रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है इस विषय में। मैं इस अमित छाबड़ा साहब आपके पास आने से पहले मैं ये दोनों सवाल दोनों मेहमानों के पास इसलिए लेके गया ताकि एक तस्वीर और एक सवाल आपके सामने उभर कर आए। इन दोनों लोगों ने जो कंसर्न जताया है, आप तो चूँकि खुद स्टेक होल्डर हैं, ये कितना बड़ा कंसर्न है? देखिए, इसमें मैं तो ये बोलूँगा कि देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है वो है एक कस्टमर, एक पॉलिसी होल्डर। और अगर हम एक इंडिया के हिसाब से अगर देखें, इंडिया आज एक एक्सट्रीमली अंडर पेनिट्रेटेड इंश्योरेंस मार्केट है। आप चाहे हेल्थ इंश्योरेंस की बात करिए, चाहे लाइफ इंश्योरेंस की बात करिए, सिंगल डिजिट में आज इंश्योरेंस है लोगों के पास, परसेंटेज बहुत ही कम है। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि सोशल सिक्योरिटी इंडिया में आज नहीं है जितना होना चाहिए। आप एक मिडिल क्लास फैमिली के देखिए जिसकी 1 लाख रुपए महीने की इनकम है, अगर उनको उनमें से अगर परिवार में किसी को भी एक बड़ी बीमारी हो जाती है या बाय चांस अगर अर्निंग मेंबर की डेथ हो जाती है फैमिली में, तो वो पूरी फैमिली गरीबी चली जाती है। तो अगर आप कस्टमर के देखेंगे, देखिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव मूव है, क्योंकि बेसिकली सरकार यहाँ पे ये कह रही है कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। वो मैंडेटरी है, वो एक ऑप्शनल आइटम नहीं है, वो एक लग्जरी आइटम नहीं है, वो एक मैंडेटरी आइटम है। तो कस्टमर के लिए बहुत ही अच्छा मूव है। मेरे को लगता है इंडिया एज अ कंट्री, एज एन इकोनॉमी, जैसे हम डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, बेसिकली सरकार का मैसेज काफी क्लियर है, हर सिटीजन के पास इंश्योरेंस होना चाहिए। तो ये एक बात है। अब हम इंश्योरेंस कंपनी के नजरिए से देखिए, जैसे कि बाकी सब गेस्ट्स ने बोला, देखिए अगर आप इसको बिल्कुल एक फाइनेंशियल डिसीजन, मैथमेटिकल फॉर्मूले की नजर से अगर देखेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा इम्पैक्ट है। लेकिन मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा कि देखिए अगर सरकार आके, फाइनेंस मिनिस्टर आके ये बोलता है कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस लेना जरूरी है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखिए, डिमांड पे कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। ज्यादा लोग बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस की, लाइफ इंश्योरेंस की, ज्यादा लोग खरीदेंगे। तो इवन दो यूनिट इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी की, बहुत सारी कॉस्ट इंश्योरेंस कंपनीज की आज भी फिक्स्ड कॉस्ट। कहना ये है, हाँ, आपका कहना यह है कि जब डिमांड बढ़ेगा, ज़्यादा पॉलिसी बिकेगी, तो वो जो कॉस्ट है उस कॉस्ट को मास प्रोडक्ट के आगे सेट ऑफ कर सकते हैं कंपनियां। इसको सिर्फ नेक टू नेक मैथमेटिक हिसाब से ना देखें कि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, बड़ा बाजार है, तो ठीक है मुनाफा थोड़ा सा कम कर देंगे, वॉल्यूम में कमाएंगे तो जाहिर तौर पे हमें यहाँ पे पैसा आएगा। लेकिन पता नहीं ये इंश्योरेंस कंपनियाँ इस लॉजिक को एक्सेप्ट करेंगी कि नहीं, क्योंकि मेरा सवाल सिंपल सा है कि छाबड़ा साहब ही बताइएगा, चूँकि आप सीधा इससे कनेक्टेड हैं, कि क्या कोई शख्स सिर्फ इसलिए पॉलिसी ले सकता है क्या, मेडिक्लेम पॉलिसी या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी, कि चलो जी इस पर 18% जीएसटी हट गया? देखिए हर चीज की एक प्राइस इलास्टिसिटी होती है। जैसे ही आप थोड़ा सा प्राइस जाते हैं, डिमांड बढ़ती है, वो 2%, 5%, यहाँ तो सीधा 18% का बेनिफिट मिला है कस्टमर को। तो डिमांड डेफिनेटली इंप्रूव होती है, ये एक बात है। लेकिन मैं दोबारा वही बात बोलूंगा सर, देखिए एक बात है कि 18% डिस्काउंट मिल रहा है कस्टमर को आज, उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से ये आया है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है। मतलब वो एक ज्यादा बड़ा थम्स अप बात के लिए कि हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है एक कस्टमर के लिए, और लाइफ इंश्योरेंस जरूरी लेना, एक मैसेजिंग, हाँ एक मैसेजिंग है, ये एक पॉजिटिव मैसेजिंग। एमएस मणि साहब, आपका टेक क्या है इस पे? देखिए मैं समझता हूं कि इंटेंशन इंश्योरेंस कंपनीज का तो डेफिनेटली जो एग्जेम्प्टेड पॉलिसीज हैं उसका जो बेनिफिट है कस्टमर को पास ऑन करना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो उनका स्टेटेड इंटेंशन है, और सारी कंपनियां बड़ी कंपनियां हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर प्लेयर्स हैं, वो डेफिनेटली पास ऑन करेंगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट का जहां तक सवाल है, वो एक टेक्निकल इश्यू है
क्योंकि किस कंपनी के पास में उनके पोर्टफोलियो में हेल्थ कवर के कितनी पॉलिसी बेचते हैं, उसका टॉप लाइन कितना है, प्योर टर्म कवर कितना बेचते हैं, उसका टॉप लाइन कितना है, उसके बेसिस पे उनको वर्कआउट करना है कि उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट का लॉस कितना है। जब वो वर्कआउट करेंगे तभी वो अनुमान लगा पाएंगे कि वो उसको एब्जॉर्ब कर सकेंगे, कुछ हद तक पास ऑन करेंगे, कुछ हद तक वो एब्जॉर्ब करेंगे। इसका जो आंकड़ा है मेरे हिसाब से 1 हफ्ते या ज्यादा लगेंगे हर इंश्योरेंस कंपनी को वर्कआउट करने के लिए। पर इंटेंशन जो इंश्योरेंस कंपनीज का है वो डेफिनेटली कस्टमर को पास ऑन करना है। सरकार ने भी ये स्टेप सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हमारी कंट्री में सबसे लोएस्ट है, और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ाने की वजह से जब उन्होंने लिया है, एक सिंपल अगर आप सोचते हैं, अगर पॉलिसी प्रीमियम किसी का 1 लाख रुपया है, उसके ऊपर 18,000 रुपीज जीएसटी है, तो 1,18,000 कस्टमर पे करता है इंश्योरेंस प्रीमियम। अब अगर 22 के बाद में ये जो अमाउंट है 1,18,000 के बगैर उन्होंने अगर 1 लाख पे कर दिया, तो एक तो है कि 18,000 लेस हो जाती है, और वो 18,000 में शायद वो अपना कवरेज बढ़ाएंगे या और कोई गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लेंगे। तो इंश्योरेंस का जो रिडक्शन होगा उसकी वजह से भी उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा पूरे इकोनॉमी के ऊपर, बाकी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, वो जबरदस्त रहेगा। बाकी गुड्स एंड सर्विस पे इम्पैक्ट आएगा, वो ज़बरदस्त रहेगा। छाबड़ा साहब, एक छोटा सा सवाल कि किसी के पास इंश्योरेंस पॉलिसी चला आ रहा है, किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चली आ रही है, और प्रीमियम वो 20 सेकेंड या उसके बाद दे रहा है, तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना कि पॉलिसी आपकी पुरानी है, जीएसटी पुराना देना पड़ेगा, प्रीमियम हम देंगे बाद में तो हमें नया देना पड़ेगा, राइट? बिल्कुल, मान लीजिए आपकी पॉलिसी जीएसटी चल नहीं रही देना है और नहीं सर, अगर 22 के बाद जो भी पेमेंट होगी उस पे जीएसटी नहीं देना होगा, 0% जीएसटी लागू है, चाहे आपकी पॉलिसी नई है पुरानी। इवन अगर आपने ईएमआई पे भी पॉलिसी ली है जो मंथली जाती हैं, तो अगले महीने की ईएमआई पे जीएसटी नहीं लगेगा। वो बहुत क्लियर गाइडलाइन है गवर्नमेंट की। हाँ बिल्कुल, तो इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। अब चूंकि हम लोग शो के लास्ट चरण पे पहुंच चुके हैं, मैं एक एक सवाल आप लोग से पूछूंगा कि जीएसटी में इतना बड़ा रिफॉर्म हुआ, तो क्या अब माना जाए कि जीएसटी में अब किसी बड़े रिफॉर्म की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, इसको स्टेबलाइज होने दिया जाए? छाबड़ा साहब, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि अब कुछ देखना चाहिए हमें आने चल के, कि नहीं अब हो गया, अब कोई गिला शिकवा नहीं है जीएसटी से? जल्दी है ये कहना। मैं ये बोलूंगा कि अभी कल ही आया है सब कुछ, अभी इंडस्ट्री काफी अब्जॉर्ब कर रही है चीजों को। एंड जैसा कि आप पहले बात कर रहे थे, देखिए हर चीज के पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं। जैसे ये जो इनपुट क्रेडिट का पॉइंट है, इसको लेके आपने अच्छा कहा कि अभी अभी थोड़ा सा समय इस पे लगेगा, जल्दी है कहना ये। भट्टाचार्य साहब, नहीं देखिए, दो चीज हैं संक्षिप्त में। दो चीज है। पहली बात तो यह कि जो एपेलेट बॉडी का जो संगठन जो इस रिफॉर्म में मेंशन किया गया है, उस संगठन के ऊपर बहुत जल्दी स्टेप लेनी चाहिए। और जीएसटी असेसमेंट की स्ट्रेंथनिंग, वो एक रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त जीएसटी असेसमेंट अभी भी ऑनलाइन नहीं हुई है। मेरे ख्याल से जीएसटी असेसमेंट की होना बहुत जरूरी है। जीएसटी एपेलेट बॉडी के संगठन, उसकी स्पष्टीकरण और उसका फंक्शनैलिटी में ऊपर काफी जोर देना चाहिए। और फाइनली मैं ये कहूंगा कि काम अभी से शुरू कर देना चाहिए कि कब किस तरह से हम पेट्रोल एंड डीजल को भी जीएसटी के दायरे में ला सकते। ये तो हम भूल ही गए थे। पेट्रोल एंड डीजल जीएसटी एक्ट के अमेंडमेंट जरूरत नहीं है, वो वैसे ही रूल से ला सकते हैं, और वो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म होगा। मैं समझूंगा कि वो रिफॉर्म शायद अगले दिनों में आएगा। हाँ बिल्कुल, ये बड़ी बात आपने कही, हम लोग भूल गए थे इस जीएसटी रिफॉर्म की चर्चा के दौरान। विवेक जौहरी साहब, आपके हिसाब से जितना कुछ होना था वो हो चुका है, अब जीएसटी से बहुत ज़्यादा गिला शिकवा लोगों को नहीं रखना चाहिए। एक रिफॉर्म की बात जो इन्होंने की भट्टाचार्य साहब ने, वो थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाएगा तभी सरकार इस पर विचार करेगी। देखिए, रेट रैशनलाइजेशन का जहां तक इश्यू है, तो रेट्स को लेकर मैं ये कहूंगा कि रिफॉर्म करीब करीब हो चुका है। जब तक हम ये ये ओपिनियन नहीं बनाते कि अब हमें सिंगल रेट स्ट्रक्चर पे जाना है, तब तक जो अभी जो रेट स्ट्रक्चर पोजीशन किया गया है, ये बहुत स्टेबल है, और इसमें जितनी विसंगतियां थी पहले स्ट्रक्चर में, वो ज्यादातर हटा दी गई है। लेकिन लेजिस्लेटिव एम्बिग्विटी जो है जीएसटी में, जिसको लेकर अभी भी काफी झगड़े हैं, उनको फिक्स करना एक जरूरी एजेंडा पॉइंट है। उसके अलावा
जैसे अभी हमने देखा कि इस वाले जीएसटी काउंसिल में इंटरमीडियरी का इशू जो काफी दिन से लंबित चल रहा था, उसको सॉर्ट आउट किया गया है। इसी तरह से और भी इश्यूज हैं सेक्शन 95 को लेकर, रिको ऑपरेटर्स को लेकर। तो लेजिस्लेटिव एम्बिग्विटीज जो है उनको रिमूव करने का जो काम है उस पर मेरा ये मानना है कि कार्य चल रहा है और वो अगले दौर में वो चेंजेस आएंगे। उसके अलावा इनपुट टैक्स क्रेडिट के फ्लो में अभी काफी ब्लॉकेजेस हैं और कई जगह इनपुट टैक्स क्रेडिट डिसअलाउ किया गया है। कुछ जगह ऐसे निर्णय विभाग ने लिए हैं जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं होता है, तो उनको भी सॉर्ट आउट करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जीएसटी का एक अभिन्न अंग है और इसमें जीएसटी का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ्लो है वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। तीसरी चीज, कुछ बिजनेस प्रोसेसेस ऐसी हैं जिनका रिफॉर्म जरूरी है, जैसे ऑडिट और जो पैन नेशनल कंपनीज हैं जिनकी कई स्टेट्स में प्रेजेंस है, उनको अलग अलग स्टेट अथॉरिटीज से और सेंट्रल अथॉरिटीज से डील करने में ऑडिट एक बड़ा कंसर्न है। ये एक बड़ा कंसर्न है। मणि साहब 30 सेकंड। मणि साहब, देखिए, मैं ये कहूंगा कि ये जो पैमाने पर ये स्ट्रक्चर पर हमने रिफॉर्म किया है, इसके बाद में रेगुलर इश्यूज तो आते रहेंगे, असेसमेंट ऑडिट वगैरह के इश्यूज तो आते रहेंगे। और जीएसटी क्योंकि ट्रांजैक्शन बेस्ड टैक्स है, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांजैक्शंस और उनका जो मेथड ऑफ डिलीवरी है वो बदलता जाएगा। जीएसटी में कुछ छोटी मोटी समस्याएं आते रहेंगी, पर द बिग बॉय इन द रूम मेरे हिसाब से अभी जो नेक्स्ट स्टेज पे फोकस करना चाहिए कि हम कब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के अंतर्गत लेके आते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अभी इसको मणि साहब पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लाने की बात थोड़े से धीरे से ही बोलिए। स्टेट वाले बड़े मुश्किल से एग्री हुए हैं इन सारे प्रोडक्ट पर जीएसटी घटाने के लिए। थोड़ा सा उनको कंपनसेशन वाला मुद्दा से सुलझने दीजिए, फिर हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आप सही मेहमानों ने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन चर्चा चल रही थी, लेकिन शो का समय चूंकि खत्म हो गया है, हमें शो को यहीं रोकना होगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिंधु की आवाज़। नमस्कार।